हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप सीरीज, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली सीरीज। अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवालों को दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते रहिएगा। सीधा दोस्तों आपको नंबर दिलाएंगे ये सवाल। आइए दोस्तों बिना देर के हुए बात करते हैं आज के अपने पहले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा पहला और अति महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। बहुत ही जबरदस्त सवाल। आर वेंकट रमणी को किया गया, दिलीप तिर्की को किया गया है, गौरव द्विवेदी को किया गया है या मयंक अग्रवाल को किया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शंस आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम चारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भाइयों बहनों आपको बता दें, प्रसार भारती इसका नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों गौरव द्विवेदी जी को किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों ये न्यूज़ अभी आज की ही न्यूज़ है, इसको आप नोट करके रखें। प्रसार भारती का नया अध्यक्ष कौन बना है? गौरव द्विवेदी जी बने हैं। और किसके स्थान पर बने हैं? ये मयंक अग्रवाल के स्थान पर बने हैं। इसको आप नोट करके रखें। अभी तक प्रसार भारती के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? मयंक अग्रवाल। अब दोस्तों वर्तमान समय में कौन है? गौरव द्विवेदी जी हैं और ये 5 सालों के लिए बने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। आर वेंकट रमणी, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम। ये दोस्तों वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी बने हैं। कौन दोस्तों? महान्यायवादी। महान्यायवादी दोस्तों ये वर्तमान समय में कौन बने हैं? महान्यायवादी आर वेंकट रमणी। दोस्तों दिलीप तिर्की ये कौन बने हैं? हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। हॉकी संघ अध्यक्ष, इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों आर वेंकट रमणी कौन बने हैं? महान्यायवादी बने हैं। और दोस्तों आपको बता दें महान्यायवादी इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 76। इसको भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है तो आपको नोट करके रखना है। ये राष्ट्रपति, किसके दोस्तों? राष्ट्रपति इसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि वर्तमान समय में दोस्तों हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी है। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण सवाल है कि कडाबुर सिलेंडर लॉरेंस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। यह दोस्तों बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, केरल। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शंस आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। कडाबुर सिलेंडर लॉरेंस अभ्यारण्य, ये दोस्तों अभी जल्द में ही इसको नॉमिनेट किया गया है। और कहाँ पर किया गया है तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तमिलनाडु में दोस्तों कौन सा स्थित है? कडाबुर सिलेंडर लॉरेंस अभ्यारण्य। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। उत्तर प्रदेश, दोस्तों आपको याद में रखना 53वां टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया गया है तो आपको नोट करके रखना है। रानीपुर टाइगर रिजर्व को किया गया है। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों रामगढ़ विषधारी ये दोस्तों नहीं है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। रामगढ़ विषधारी के नॉमिनेट होने से पहले उत्तर प्रदेश के रानीपुर दोस्तों टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। दोस्तों 52वां कौन सा तो आपको नोट करके रखना है। रामगढ़ विषधारी, माफ करना दोस्तों मैंने 53वां आपको रामगढ़ विषधारी बता दिया। 53वां दोस्तों कौन सा होने वाला था? गुरु घासीदास। लेकिन दोस्तों उसके स्थान पर कौन हुआ है? रानीपुर हुआ है। इसको आप नोट करके रखें। 52वां कौन सा? रामगढ़ विषधारी। कहाँ पर स्थित है? ये बूंदी राजस्थान में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बूंदी राजस्थान में स्थित है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों आप 2 से 3 चीजें याद रखिएगा। पाक्के टाइगर रिजर्व,
और दोस्तों मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मॉलिंग नेशनल पार्क, और इसके अलावा सेला सुरंग। ये दोस्तों 3 से 4 सवाल हैं जो अरुणाचल प्रदेश से आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इन सारे सवालों को आप कहीं नोट करके रखिएगा और किसी भी परीक्षा में बैठ जाइएगा, सीधा सवाल छपेगा आपकी परीक्षा में। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप बताइएगा केरल में दोस्तों कौन सी भाषा बोली जाती है, यानी कि केरल की कौन सी भाषा है। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण सवाल है कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है। फ्रांसिस कैरे को मिला है, फेहमीदा अजीम को मिला है, नल्ला थम्बी सेल्वी को मिला है, या रुचिरा कंबोज को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों नाम आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। पुलित्जर पुरस्कार 2022, सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पुलित्जर पुरस्कार संबंधित किससे होता है, तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों पत्रकारिता का पुरस्कार है और किसको मिला है, ये फेहमीदा अजीम को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और फेहमीदा अजीम कहाँ की दोस्तों पत्रकार है, बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ की पत्रकार हैं। और ये दोस्तों ये किससे संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित है, ये भी आपको नोट करके रखना है। अगर आपसे कहा जाए कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है, तो आपको कहना है कि फ्रांसिस कैरे। और पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे, वास्तुकला इससे संबंधित है, यानी कि वास्तुकला से संबंधित है, आर्किटेक्चर से संबंधित है। इसको भी आपको पता होना चाहिए। आपसे दोस्तों कोई सा भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आपसे पूछा जा सकता है कि पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांसिस कैरे को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। यह दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। आपको चारों सवाल नोट करके रखने, याद में रखने हैं। दोस्तों नल्ला थम्बी सेल्वी CSIR इसकी दोस्तों महिला हेड कौन बनी है, नल्ला थम्बी सेल्वी। और इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको कहना है प्रधानमंत्री जी होते हैं। दोस्तों रुचिरा कंबोज ये दोस्तों कौन बनी है, यूएन महासभा की प्रतिनिधि बनी हैं। यूएन महासभा की प्रतिनिधि स्पीकर कौन बनी है, तो आपको कहना है रुचिरा कंबोज। इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि नालसा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल। 1987, 1995, 1942, 1932। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शंस आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें नालसा इसकी स्थापना कब हुई है, तो आपको कहना है 1995। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा, बी 1995। और इसका अधिनियम कब का है, उसका अधिनियम आप कहेंगे 1987 का इसका अधिनियम है। दोनों सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों विधिक सहायता से संबंधित है, राष्ट्रीय विधिक सहायता। और कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39A। इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों विधिक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद में रखना है 9 नवंबर को मनाया जाता है। विधिक सेवा दिवस कौन सा दोस्तों, विधिक सेवा दिवस ये कब मनाता है, 9 नवंबर को मनाता है। और दोस्तों राष्ट्रीय विधिक सहायता किससे संबंधित है, ये 39A अनुच्छेद से संबंधित है। ये भी आपको नोट करके रखना है। नालसा की स्थापना कब हुई है, 1995 में हुई है। अधिनियम कब का है, 1987। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्नों को आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों जो लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप ये वीडियो उनके तक ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल की ओर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम लल्लन टॉप प्रश्न, जल्दी से बताइएगा। अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लद्दाख, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। कांगेर घाटी नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप नोट करके रखिएगा। आपकी परीक्षा में ये सवाल आपको नंबर दिला सकता है। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आपसे पूछा है कि माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके अलावा महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है, ये भी दोस्तों अंडमान निकोबार में ही स्थित है। ये दोनों सवाल कई बार आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, तो आपको कहना है 10 डिग्री चैनल, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। उड़ीसा, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जल्दी से बताएगा दोस्तों। काबुल नाम जाओ, सॉरी दोस्तों आप जल्दी से बताइएगा। उड़ीसा का दोस्तों राजकीय पक्षी कौन सा है, जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। इसके अलावा लद्दाख में दोस्तों हैमिस राष्ट्रीय उद्यान, अगर आपसे कहा जाए कि हैमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप लद्दाख याद रखेंगे। और हैमिस फेस्टिवल ये भी लद्दाख में ही मनाया जाता है। इसके अलावा लोसर झील, सॉरी दोस्तों लोसर कहाँ का फेस्टिवल, ये भी लद्दाख का स्थित है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सारे प्रश्नों को यहाँ से नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। दया प्रकाश सिन्हा, असगर वजाहत, भगवंत अनमोल या रामदत्त मिश्र, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शंस आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, हम चारों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है, ये भगवंत अनमोल को मिला है। दोस्तों याद करके रखना है, हिंदी भाषा में है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है, भगवंत अनमोल। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कहा जाता है कि हिंदी भाषा का केवल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, दया प्रकाश सिन्हा, और इसको आप नोट करके रखें किस लिए मिला, सम्राट अशोक, इसको आप नोट करके रखें। बहुत ही कन्फ्यूजिंग भरा सवाल है। अगर आपसे कहा जाता हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, तो आप कहते दया प्रकाश सिन्हा। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, जहां पर ये युवा शब्द लग जाए तो आपको दोस्तों भगवंत अनमोल इस नाम को टिक करना, तभी आपका सवाल सही माना जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कुछ ऑप्शंस को लेकर। असगर वजाहत, इनको दोस्तों क्या मिला है, 31वां व्यास सम्मान। दोस्तों 31वां व्यास सम्मान मिला है इनको, असगर वजाहत को। किस लिए मिला है, इनका एक नाटक है महावली के लिए दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान कौन देता है, ये बिरला फाउंडेशन देती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रामदत्त मिश्र, मैं बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों, इनको क्या मिला है, 31वां सरस्वती सम्मान इनको दिया गया है। और किस लिए दिया गया है, मैं तो यहाँ हूँ, इसको भी आप नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्नों को आपने नोट किया होगा, सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपके माँ बाप के सपना पूरा होने वाला है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। सारे सवाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। आप दोस्तों परीक्षा देकर निकलेंगे तो इस वीडियो को आप याद करेंगे। हमारा अगला सवाल है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है। दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार मैंने आपको नोट कराए हैं।
एंजेला मर्केल को मिला है, डॉक्टर सिंथिया जबिक को मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है या दीपक धर को मिला है? मैंने आपको बहुत बार ये पुरस्कार पढ़ा है, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैंने फिर से आपको इनका सारा रिवीजन करा दिया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है, ये एंजेला मर्केल को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों करते हैं सवाल का पोस्टमार्टम। चारों ऑप्शंस आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, चारों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपसे कहा जाए डॉक्टर सिंथिया जबिक, इनको क्या मिला है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पुरस्कार, ये किसको मिला है? तो आपको नोट करके रखना है, डॉक्टर सिंथिया जबिक को मिला है। अगर आपसे कहा जाए गीतांजलि श्री, इनको क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इसलिए मिला है। अब दोस्तों किस लिए मिला है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको यहां मैं लिख देता हूं, रेत समाधि। किस लिए मिला? रेत समाधि के लिए मिला है। लेकिन आपसे अगर सवाल पूछा जाए इसका इंग्लिश वर्जन, यानी कि दोस्तों रेत समाधि को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? डेजी रॉकवेल। अति महत्वपूर्ण नाम, ये सवाल एसएससी वाला सवाल है, डेजी रॉकवेल। इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और रेत समाधि को इंग्लिश में क्या कहा गया? टॉम ऑफ सैंड। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दीपक धर, इनको दोस्तों कौन सा मिला है? बोल्ट्जमान पुरस्कार। बोल्ट्जमान पुरस्कार मिला है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? आईआईटी कानपुर से संबंधित है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों पॉलिटी का एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है। मानव अंगों की तस्करी पर रोक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 32। सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। मानव अंगों की तस्करी पर रोक, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना है, ये बोलता है अनुच्छेद 23। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी बात करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अगर कहीं पर लिखा हो मानव अंगों की तस्करी पर रोक या दुर्व्यापार, बलात् श्रम, इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों अगर लिखा हो तो आपका जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 23। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों ऑप्शंस को लेकर आर्टिकल 21 ये किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इससे संबंधित है। इसके अलावा आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता, कि मनुष्य अपना कोई सा भी धर्म अपनाए, दोस्तों इसकी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 ये दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसके अंदर है। इसी को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इसी अनुच्छेद के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये भी दोस्तों बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। सारे सवालों को आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि अनुच्छेद 17 इसका संबंध किससे है? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट किया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण, कृत्रिम यहाँ पर आप लिख लीजिएगा भ्रूण, कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है, यानी कि बच्चा। किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? चीन में, इजराइल में, सऊदी अरब में या संयुक्त अरब अमीरात में? तो आपको नोट करके रखना है, ये इजराइल में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, और ग्रुप डी की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में इसको आप रखिएगा। किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया? इजराइल ने। दोस्तों कृत्रिम भ्रूण का मतलब क्या है?
इसमें दोस्तों मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि दोस्तों इसके अंदर निषेचन की आवश्यकता नहीं होगी। फ्लेम सेल, फ्लेम सेल यानी दोस्तों फ्लेम कोशिका के द्वारा एक नए भ्रूण का निर्माण कर दिया जाएगा। इसको आपको नोट करके रखना है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। अब दोस्तों अगर आपको पता है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया, जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये सवाल मैंने आपको कल ही बताया था, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। तब तक दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों सऊदी अरब, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, वर्टिकल, दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी, ये दोस्तों कौन बना रहा है? ये दोस्तों सऊदी अरब के अंदर बनेगा। और किस मिशन के तहत? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, नियोम मिशन, नियोम मिशन के तहत है दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी, इसका निर्माण कौन करेगा? सऊदी अरब। और किस मिशन के तहत? नियोम मिशन के तहत। संयुक्त अरब अमीरात, दोस्तों दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार, दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार दोस्तों कौन सी है? संयुक्त अरब अमीरात। अब दोस्तों आपको बता दें इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में कौन सा समझौता हुआ है? अब्राहम अकॉर्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अब्राहम समझौता। अगर आपसे पूछा जाए कि अब्राहम समझौता किसके किसके बीच में हुआ है, तो आप कहेंगे संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में हुआ है। और किसने करवाया था? डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट किया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि हंगरी में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? जियोग्राफी का बहुत ही लल्लन टॉप प्रश्न है। डाउन्स कहते हैं, पुस्ताज कहते हैं, वेल्ड्स कहते हैं, प्रेरी कहते हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। हंगरी में घास के मैदान को दोस्तों क्या कहते हैं? तो आपको नोट करके रखना है, पुस्ताज। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। डाउन्स दोस्तों कहाँ पर कहते हैं? तो आपको कहना है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों घास के मैदान क्या कहते हैं? डाउन्स। वेल्ड्स कहाँ कहते हैं दोस्तों? साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में कहते हैं। और दोस्तों उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इसको भी आपको नोट करके रखना है। सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों हंगरी कहाँ? हंगरी में घास के मैदान क्या कहते हैं? पुस्ताज। वेल्स दक्षिण अफ्रीका, पेरी उत्तरी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सही सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात जो आते हैं उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। जो तूफान साइक्लोन आते हैं उसको दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पर होगा? लखनऊ, गांधीनगर, जामनगर, जयपुर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शंस आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। डिफेंस एक्सपो 2022 इसका आयोजन दोस्तों कहाँ होगा? तो आपको नोट करके रखना है, यह होगा गांधीनगर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों लखनऊ के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। दोस्तों ये डिफेंस एक्सपो वाला सवाल पिछली बार किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया सवाल था, जब दोस्तों इसका आयोजन लखनऊ के अंदर हुआ था। इस बार दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। तो इसको आप नोट करके रखें। लखनऊ में दोस्तों 2 से 3 चीज़ें आपको याद में रखनी है। नंबर 1 नाइट सफारी, भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पर शुरू हुई? लखनऊ में शुरू हुई है। और किसकी तर्ज पर? सिंगापुर की तर्ज पर। इसके अलावा पैरा बैडमिंटन अकादमी, ये कहाँ पर बनेगी? ये भी लखनऊ में। इसके अलावा पैथोजन रिडक्शन मशीन, दोस्तों एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन कहाँ पर स्थापित की गई है? ये दोस्तों लखनऊ में की गई है। अब दोस्तों इसका काम क्या होगा? हमारे शरीर का 3 से 4 यूनिट ब्लड, कितना दोस्तों? 3 से 4 यूनिट ब्लड 15 मिनट के अंदर दोस्तों ये प्योरीफाई कर देगा, इसको शुद्ध कर देगा। इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों लखनऊ में क्या है? ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ब्रह्मोस विनिर्माण
केंद्र, ये भी इसको आप नोट करके रखें। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र सवाल हैं। सारे सवालों को आप सीरियसली नोट कीजिएगा। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है, आपके माँ बाप के सपने को पूरा कर सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल की ओर। आज का हमारा अगला सवाल है कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये तीनों सॉरी दोस्तों ये चारों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की, ताप्ती नदी की, गोदावरी नदी की, यमुना नदी की। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। एसएससी में दोस्तों नदियों से सवाल आना तय है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको नोट करके रखना है, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों कृष्णा नदी, अति महत्वपूर्ण सवाल, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। इसको आप नोट करके रखें। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर बांध। बहुत ही बार पूछा गया सवाल, नागार्जुन सागर बांध बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों ताप्ती नदी, इस पर कौन सी परियोजना है? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। ताप्ती नदी पर दोस्तों कौन सी परियोजना है? जो परियोजना दोस्तों गुजरात में स्थित है, यह भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। ताप्ती नदी पर ऐसी कौन सी परियोजना है जो गुजरात में स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि ऑपरेशन पोलो का संबंध किस वर्ष से है? ये लीजिए आपकी परीक्षा वाला सवाल, जल्दी से बताइएगा। 1948, 1757, 1191, 1192। यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण डेटे मैंने यहाँ पर ली है, जल्दी से बताइएगा। ऑपरेशन पोलो का संबंध किस वर्ष से है? जल्दी से बताइएगा। आपका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों आपको बता दें ऑपरेशन पोलो इसका संबंध किससे है? तो आपको नोट करके रखना है 1948। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? हैदराबाद। हैदराबाद दोस्तों, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला है? ऑपरेशन पोलो। और इसमें कौन थे? निज़ाम थे। इसको आप नोट करके रखें। 1757, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। इसमें प्लासी का युद्ध हुआ था या तराइन का युद्ध हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए। जल्दी से बताइएगा 1757 को किसका युद्ध हुआ था? जल्दी से बताइएगा। 1191 इसमें हुआ था तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध ये पहला युद्ध हुआ था, ये सेकंड युद्ध हुआ था। इसको आप नोट करके रखें। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो आपको कहना है 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192। इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें 1191 वाले युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान था उसकी विजय हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है तब दोस्तों क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। दोस्तों आपको याद करके रखना है 1757। दोस्तों इसको कौन सा युद्ध हुआ है? प्लासी का युद्ध है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर 1 लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों फेस्टिवल से हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चाप चार कूट महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चाप चार कूट महोत्सव ये किस राज्य से संबंधित है? तो आपको नोट करके रखना है वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में। ये संबंधित है दोस्तों मिजोरम से। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे कहा जाए चिरऊ या चाप चार कूट महोत्सव, ये दोनों दोस्तों कहाँ से संबंधित है? मिजोरम से। इसको आप नोट करके रखें। छत्तीसगढ़ दोस्तों यहाँ पर क्या मनाता है? हरेली त्यौहार कहाँ है? छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ पिंडवानी नृत्य, अगर पिंडवानी नृत्य ये कहाँ पर होता है? ये भी छत्तीसगढ़ में होता है। जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। त्रिपुरा दोस्तों खारची उत्सव, खारची उत्सव। और त्रिपुरा की भाषा क्या है? कोक बरोक। इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों झारखंड में कौन सा फेस्टिवल मनाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जल्दी से बताइएगा। झारखंड सरहुल फेस्टिवल,
सरहुल फेस्टिवल। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को यहाँ से नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि हरेला फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि स्थायी बंदोबस्त का संबंध किससे है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। कॉर्नवालिस से है, रीड एंड मोनरो से है, मैकेंजी से है, लिटन से है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों नाम आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बता दें, स्थायी बंदोबस्त इसका जनक किसको माना जाता है, तो आपको नोट करके रखना है, ये कॉर्नवालिस को माना जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि पुलिस और सिविल सेवा, इसका जनक दोस्तों किसको माना जाता है, कॉर्नवालिस को माना जाता है। यह भी आपको नोट करके रखना है। रीड एंड मुनरो, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। रैयतवाड़ी प्रथा दोस्तों किससे संबंधित है, रीड एंड मुनरो से। मैकेंजी, महलवाड़ी। अब आप कहेंगे इसको याद कैसे करें, महलवाड़ी मैकेंजी, रैयतवाड़ी रीड। ये देखिए दोस्तों, रा मा, इसको आप ऐसे याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों लिटन के समय क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था, ये लिटन के समय आया था। दोस्तों समाचार पत्रों का मुक्तिदाता वो किसको कहते हैं, मैटकॉफ। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, मैटकॉफ, इनको दोस्तों समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों हिस्ट्री का एक और लल्लन टॉप प्रश्न, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अंबिका चरण मजमूदार, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। 4 नाम 4 सवाल आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको नोट करके रखना है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और हरिपुरा अधिवेशन हुआ कब था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 1938 को हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। अगर आपसे कहा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक इसकी दोस्तों स्थापना किसने की थी, ये भी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने ही की थी। अब कब की थी, 1939 को की थी। यह भी आपको नोट करके रखना है। 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, ये दोस्तों आपके सामने जितने सवाल मैं लिख रहा हूँ सारे सवाल आपकी कॉपी में होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन्हीं से आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा। दोस्तों अंबिका चरण मजमूदार, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। लखनऊ अधिवेशन, अगर आपसे कहा जाए कि लखनऊ अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजमूदार। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। ये लीजिए दोस्तों 2 सवाल यहाँ से तैयार हो गए। महात्मा गांधी, 1924 का दोस्तों बेलगांव अधिवेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। 1924 का बेलगांव अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। दोस्तों इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इनने किसकी अध्यक्षता की थी, जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और केसरी और मराठा ये किसकी पत्रिकाएं हैं, ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी की पत्रिकाएं हैं। ये भी आपको नोट करके रखना है। आपको कमेंट में बताना है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इनने दोस्तों किस अधिवेशन की स्थापना की थी, यानी कि किसका दोस्तों इन्होंने अध्यक्षता की थी। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि UNFCCC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यह ऐसा सवाल है जो लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जिनेवा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ इस सवाल के माध्यम से, बहुत ही ज़बरदस्त आपको मुख्यालय बताने वाला हूँ। दोस्तों UNFCCC इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है, ये जर्मनी में स्थित है।
आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन जर्मनी में भी कहाँ पर, वॉन, जर्मनी का एक स्थान है वॉन, यहाँ पर स्थित है। और इसकी फुल फॉर्म आपकी परीक्षाओं में 1000 बार पूछी गई है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसको आप नोट करके रखें। क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको कहना है जॉन वॉन जर्मनी। इसकी स्थापना कब हुई है? 1994 इसकी स्थापना हुई है। यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शंस को लेकर। IUCN दोस्तों, IUCN दोस्तों, IUCN इसका मुख्यालय कहाँ पर से? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या? ग्लैंड। ये दोस्तों रेड डाटा बुक जारी करती है संस्था, रेड डाटा बुक। अगर आपसे कहा जाए कि रेड डाटा बुक जारी करने वाली संस्था कौन सी? IUCN। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड ग्लैंड में स्थित है। इसकी स्थापना कभी 1948 को हुई है। यह भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों पेरिस, पेरिस में किसका मुख्यालय स्थित? तो आपको नोट करके रखना FATF। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस। और उसकी स्थापना कब हुई है? 1989 में हुई है। जो दोस्तों आतंकवाद को फंडिंग करते हैं उनको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालने का काम किसका? ये FATF संस्था का ही है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? T राजा कुमार। कई बार मैंने आपको ये सवाल नोट कराया है। जिनेवा, जिनेवा में दोस्तों 3 चीज़ों के मुख्यालय स्थित हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और दोस्तों ILO विश्व श्रम संगठन। इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आप दोस्तों देख सकते हैं सवाल एक है, लेकिन उससे मैंने आपको 15 से 20 सवाल बताए हैं। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो सवाल मैं पढ़ा रहा हूँ वही सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, लेकिन जो मैं व्याख्या देता हूँ वहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए, बिना टाइम खराब किए हुए बात करते हैं आज के अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिले? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा वाला सवाल। सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिला है? तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों एरन अभिलेख में मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों कुछ और बातें करते हैं। सती प्रथा का अंत दोस्तों कब हुआ था? 1829 में हुआ था। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। इतनी बातें आप याद रखिएगा। और किसके दोस्तों, किसके सुझाव पर? राजा राम मोहन राय के सुझाव पर। राजा राम मोहन राय के सुझाव पर। इसको आप नोट करके रखिएगा। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में हुआ था। किसके समय में? विलियम बेंटिक ने किया था इसका अंत। और दोस्तों किसकी सिफारिश पर? राजा राम मोहन राय की। और सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल बनता है आपकी परीक्षा के लिए। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख, ये तीनों अभिलेख मैंने आपको कल पढ़ाए थे। जल्दी से दोस्तों आप इनके तीनों के किसके समय के हैं, जल्दी से आप इसका तीनों का जवाब आपको कमेंट में देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए और आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है। जल्दी से दोस्तों तीनों का जवाब आपको कमेंट में देना है। और ये सवाल मैंने दोस्तों आपको कल पढ़ाया था। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल की ओर। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? बहुत ही बेहतरीन सवाल, लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा वाला सवाल। 5 अक्टूबर 2009, 4 नवंबर 2008, 22 मार्च 1957, 24 जनवरी 1950। दोस्तों SSC है, आपसे कैसा भी सवाल पूछ सकती है। आप सारे उत्तर देने के लिए तैयार रहिएगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो आपको नोट करके रखना है अति महत्वपूर्ण सवाल के रूप में, 4 नवंबर 2008 को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस का करते हैं पोस्टमार्टम। 5 अक्टूबर 2009, डॉल्फिन दिवस। 5 अक्टूबर को दोस्तों डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि डॉल्फिन को
कौन सा डॉल्फिन को हमारा गंगोटिक एनिमल कब घोषित किया गया? तो आप कहेंगे 5 अक्टूबर को घोषित किया गया। और 2009 को। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? पटना बिहार में स्थित है। यह भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसके अलावा 22 मार्च 1957 इसको क्या हुआ था? पंचांग, जो हमारा पंचांग है उसको स्वीकार किया गया था। हमारे पंचांग को स्वीकार किया गया था 22 मार्च 1957 में। 24 जनवरी 1950 जो हमारा राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान है इसको स्वीकार किया गया था। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट किया होगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब की है? 2002 की है। ये तो मैंने आपको कई बार बताया है, लेकिन दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अंतिम और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा हिस्ट्री का सवाल है कि बाजार नियंत्रण पद्धति किसने प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। यहाँ से भी दोस्तों आपकी परीक्षा में कई बार सवाल पूछे गए हैं। बाजार नियंत्रण पद्धति किसने प्रारंभ की थी? तो आपको नोट करके रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। गयासुद्दीन तुगलक कौन था दोस्तों? ये तुगलक वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का दोस्तों संस्थापक ये दोस्तों कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। इसको आप नोट करके रखें। शेरशाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड, लेकिन इसका निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे और आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आज की क्लास आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने में अपना पूरा योगदान देगी। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जाती है। अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमारे इस चैनल के साथ बनाकर रखें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाकर रखें।